अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। और आज हम जी करने जा रहे हैं CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की मिड टर्म की प्रिपरेशंस तैयारी करेंगे इसमें। और हम इसमें जो 40 MCQs हैं उनको डिटेल में हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो भी समझें। तो ये जो मैं तैयारी करवाऊंगा इंशाल्लाह इसमें आपकी जो सब्जेक्टिव पार्ट की तैयारी है ना वो भी मैं कोशिश करूँगा कि साथ साथ करवा दूँ। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है इंशाल्लाह। इसमें हम काफ़ी लर्निंग करेंगे और जो न्यू व्यूअर्स हैं उन्हें मैं वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। ज़रूर जो है ना वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आए, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है MS वर्ड इज़ अ टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। तो हमने सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़े थे कि कितने किस्म के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सॉफ्टवेयर्स आपके होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एक होता है, ठीक है, जैसे आपका विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 11 है। उसके अलावा आपके डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं जो किसी भी डिवाइस को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जो MS वर्ड है ना बेसिकली वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है उसे एंड यूज़र यूज़ करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको सपोर्ट जो है ना प्रोवाइड करता है, जबकि एंड यूज़र जो है ना उसको इतना डिटेल मतलब यूज़ नहीं करते। एंड यूज़र का मतलब ये है कि आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि MS वर्ड है, उस पर आपने डेटा प्रोसेसिंग करनी होती है, डेटा की फॉर्मेटिंग वगैरह, लेटर लिखने होते हैं। तो आप चूँकि इस मकसद के लिए उसे यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके एंड यूज़र हुए, और वो आपका कौन सा प्रोग्राम हो गया या कौन सा सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपके हैंडआउट से भी आप इसको देख लें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो डेफिनेशन है, प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स डिज़ाइन फॉर एंड यूज़र्स। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है द रिजल्ट ऑफ 4 मॉड्यूलस 3 विल बी इक्वल टू। तो 4 मॉड्यूलस 3 जो है ना बेसिकली जब हम डिवीजन कर रहे होते हैं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर हम 4 पे डिवाइड करें 3, गौर से देखिएगा, अभी देखिए 4 पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3, तो क्या होगा 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर होगा ना वो क्या होगा 1 होगा। ये क्या है, आपका रिमाइंडर है। ओके, और ये आपका जो है ना क्वोशंट है। तो जब हम मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करते हैं ना, जो ऐसे होता है, जो परसेंटेज का आपका साइन होता है ना बेसिकली मॉड्यूलस ऑपरेटर, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर हमेशा हमें रिटर्न करेगा रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 4 मॉड्यूलस 3 हम करें तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा 1, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है व्हाट विल बी द साइज ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर अरे। अच्छा, बहुत ही अहम बात यहाँ पे है नोट करने वाली, आपने हमेशा याद रखनी है कि जब हम कैरेक्टर अरे की बात कर रहे होते हैं ना, तो उसमें जितने आपके कैरेक्टर हैं ना, तो उसके अलावा एक और कैरेक्टर भी एंड में ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं नल कैरेक्टर। तो नल कैरेक्टर बेसिकली कंपाइलर को, जो आपका प्रोग्राम है ना, उसे ये बताता है कि यहाँ पे ये एरे जो है कैरेक्टर एरे ख़त्म हो गई है, ठीक है। सो स्टॉप देयर, डोंट गो फर्दर। अब जैसे ये आपकी कैरेक्टर एरे है, इसमें लिखा हुआ है अदील, तो इसके अंदर आपके कैरेक्टर कितने हैं, ADEEL, तो 5 आपके पास कैरेक्टर एरेज हैं। लेकिन जो इसका साइज होगा ना, सॉरी, यहाँ पे जो कैरेक्टर आपके पास है 5 है, तो इसका जो टोटल साइज होगा इस एरे का वो 6 होगा, +1 लाजमी आपने इसमें करना है, ठीक है। जब आप कैरेक्टर एरेज की बात कर रहे होते हैं तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो 6 है, ना कि 5 नहीं है बल्कि 6 है। ये आपने याद रखना है। तो आपके हैंड आउट से मैं आपको एक चेक करवा देता हूँ। ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो इसमें आप काउंट कर लीजिएगा आपके कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस, तो वो टोटल 11 है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि द 12th इज़ द नल कैरेक्टर इंसर्टेड ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। ये आपने याद रखनी है चीज़ हमेशा। ओके जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑपरेटर हैज़ द हाईएस्ट प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब होता है अहमियत, प्रायोरिटी, यानी कि पहले अगर ये 4 चीज़ें आ जाएं तो आप पहले किसे सर्व करेंगे, या कहने का मकसद है पहले किसे फोकियत देंगे, किसे अहमियत देंगे। तो यहाँ पे जो आपके पास 4 ऑपरेटर्स दिए हुए ना, तो इनमें जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है ना वो है स्टार ऑपरेटर की और
स्लैश ऑपरेटर की। तो ये स्टार मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है और जो स्लैश है आपकी वो डिवीजन के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरेंथेसिस इसमें नहीं दिए हुए आपके जो ऑपरेटर्स थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये इनमें जो आपके स्टार और इसके अलावा स्लैश और मॉड्यूलस, ये जो है ना आपके, ये हाईएस्ट प्रेसिडेंस हैं जो गिवन आपके पास हैं। उसके बाद प्लस और माइनस होता है, सही है जी। यहाँ पे इसको आप देख भी लीजिएगा। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं कि इन द फॉलोइंग नेस्टेड फॉर लूप विच लूप विल रन मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो नेस्टेड फॉर लूप का मतलब ये है कि एक फॉर लूप है तो उसके अंदर एक से ज़्यादा और फॉर लूप मौजूद होते हैं। इस स्टेटमेंट में आपके पास दो फॉर लूप हैं, एक आउटर फॉर लूप है ये वाला और एक इनर फॉर लूप है ये वाला, ठीक है। ये आपने देख लेना है। अब इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा लूप चलेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? तो आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा जो लूप चलेगा ना, जब ये पूरा जो कोड है जब ये रन हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा बार जो है वो इनर लूप चलेगा। बोथ लूप्स जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे, बल्कि जो आपका इनर लूप है ना वो सबसे ज़्यादा चलेगा। इसका करेक्ट आंसर है इनर, ठीक है। अब वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखें, जब आउटर लूप का यहाँ पे जो पहली दफ़ा लूप चलेगा ना, अब आप बात को समझें। यहाँ पे देखें, आई आउटर लूप के लिए यूज़ हो रहा है ना और के इनर लूप के लिए यूज़ हो रहा है। सिर्फ आपने गौर करना है, जब आई जो है वो 0 से स्टार्ट लेगा तो वो नीचे दाखिल हो जाएगा इनर लूप में, यानी ये इसका पहला लूप चल रहा है, आउटर लूप का पहला चल रहा है। जब वो इनर लूप में जाएगा तो इनर लूप कितने दफ़ा चलेगा, 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके अंडर 5 यानी 5 दफ़ा चलेगा। 0 1 2 3 4 ये चल गया। आउटर लूप से दोबारा बात इनर लूप से दोबारा बात चली जाएगी आउटर लूप की तरफ। ये लूप पूरा चल जाएगा 5 दफ़ा, ये वाला इनर लूप, और दोबारा बाहर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आउटर लूप दोबारा दूसरी आइटरेशन में दाखिल होगा, ठीक है, 1 में। अब जब दूसरा राउंड इसका दाखिल होगा ना तो ये दोबारा जो है इनर लूप में चला जाएगा। दोबारा इनर लूप जो है वो 0 से लेकर 5 तक दोबारा चलेगा, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि इसी तरह ये 2 3 और 4, ये 0 से लेकर 4 तक चलेगा और ये हर दफ़ा 5 दफ़ा चलेगा, ठीक है। तो ये टोटल जो ऊपर वाला लूप है वो 5 दफ़ा चलेगा आई वाला, और जो नीचे वाला लूप इनर लूप है वो चलेगा 25 दफ़ा। यानी इसकी 5 आइटरेशन है, इसकी 25 आइटरेशन। तो सबसे ज़्यादा कौन सा चला, इनर लूप चला ना। तो ये बेसिकली कंसेप्ट था जिसको आपको आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पे इसी चीज़ को मैंने कोड कर दिया हुआ डेफ C++ में। सिर्फ जो नंबर ऑफ़ आइटरेशंस हैं वो रिकॉर्ड करने के लिए मैंने 2 वेरिएबल बनाए हैं पर एक्स्ट्रा, बाकी कोड वैसा ही है। सिर्फ कर मैं कह रहा हूँ कि हर आइटरेशन को जो है ना के बाद जो है ना, या उस आइटरेशन में मैं बेसिकली उसके नंबर ऑफ़ आइटरेशन को +1 कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितनी दफ़ा के की चलेंगी वो टोटल के में आ जाएंगी, और जितनी दफ़ा आई की चलेंगी वो टोटल आई में आ जाएंगी, और उसे आखिर में मैं सी आउट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को मैं जब रन करूँगा ना तो आप देखेंगे कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ आई जो हैं, या आई की जो आइटरेशन है वो 5 आ रही हैं, और टोटल नंबर ऑफ़ जो के हैं उसकी जो आइटरेशन है वो आपके पास यहाँ पे 25 आ रही है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सही है। तो ये आपको मैंने यहाँ पे प्रूफ भी दे दिया। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो लाइक करें वीडियो को, और कमेंट अगर करके कोई चीज़ समझ नहीं आती तो ज़रूर पूछें। अगर समझ आ रही है तो तब भी आप कमेंट करें तो काफ़ी हमारी हौसला अफजाई होती है, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है, वाई डू वी यूज़ सी इन, ठीक है। तो सी इन और सी आउट हम यूज़ करते हैं, 2 स्टेटमेंट्स हैं। डिटेल में इसे आप आगे जाके इंशाल्लाह फर्दर कोर्सेज में भी पढ़ेंगे। तो सी आउट जो है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई चीज़ डिस्प्ले करवानी हो, जैसे कि आप जानते हैं, और सी इन हम तब करते हैं जब हमने कीबोर्ड से डेटा पढ़ना हो, सही है, यानी यूज़र से हमने इनपुट लेना हो, सही है। तो हम सी इन यूज़ कर रहे होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है जी, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। बहुत ही मज़े का कॉन्सेप्ट है जी, इसे आप समझेंगे ना तो आपको एक अच्छा सा फील होगा कि आप जो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट जो ऑपरेटर है उसके बारे में कितना अच्छे से जान गए। देखिए यहाँ पे गौर करें,
जे को हमने असाइन कर दिया आई प्लस प्लस, लेकिन वो यहाँ कह रहा है कि इनिशियली जो है ना शुरू में जे की प्राइस 0 है और आई की प्राइस 5 है, यानी सॉरी वैल्यू नॉट प्राइस। तो अब अगर हम ये वाला जो पार्ट है ना, जो अगर इसको हम रन करें जे असाइन टू आई प्लस प्लस, तो हमारे पास जे की वैल्यू क्या आएगी वो ये पूछ रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो इसका रिजल्ट आएगा 5। ठीक है, अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे जे की वैल्यू 0 थी और उसे हमने असाइन कर दिया आई प्लस प्लस, तो प्लस प्लस का मतलब तो ये होता है सर कि एक जमा कर दिया जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब एक तो जमा हो रहा है, आई की चूंकि वैल्यू यहाँ पे 5 है ना, इसमें एक जमा तो हो रहा है, लेकिन ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है कि पहले वो आई की वैल्यू को यूज़ करेगा इस स्टेटमेंट में, ठीक है, और उसके बाद दूसरा स्टेप वो ये करेगा कि आई की वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा बाय 1। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पे देखिए मैंने ये कोड आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है, सेम वही कोड है। आई को मैंने इनिशियलाइज कर दिया 5 से, जे को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, जे में मैंने आई प्लस प्लस किया, ठीक है। तो क्या करेगा बेसिकली, वो यहाँ पे जो काम करेगा ना, जो ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ना, सिर्फ वही काम करेगा, यानी जे को वो असाइन कर देगा आई की वैल्यू, ठीक है। आई जे में असाइन हो जाएगी आई की वैल्यू, जे की वैल्यू बन जाएगी अब नई वाली 5। उसके बाद ये करेगा कि आई में, ये दूसरे स्टेप में वो ये करेगा कि आई में 1 प्लस कर देगा। अब आई की वैल्यू 6 हो गई, लेकिन जे की वैल्यू उसने क्या असाइन की, 5। ये मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कोड। देखिए यहाँ पे जो जे की वैल्यू हम सी आउट करवा रहे हैं ना, तो वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट आउट जो आएगी प्रोग्राम रन होने के बाद वो आएगी 5, ठीक है। ये आपके सामने आ गई। अब अगर आप फॉर एग्जांपल आपके कंसेप्ट्स के लिए मैं ज़रा व्यू बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। अगर आप इसको प्री इंक्रीमेंट कर देते हैं, प्री का मतलब ये है कि आप पहले प्लस प्लस लगा देते हैं। अब पता ही क्या करेगा, अब ये करेगा कि आई की वैल्यू जो यहाँ पे 5 है ना, इससे पहले इसमें 1 जमा करेगा, ठीक है, पहले इसमें 1 जमा करेगा। अब ये बन गया 6। उसके बाद इसकी वैल्यू जो है वो जे को दे देगा। अब जब हम जे की वैल्यू प्रिंट आउट करेंगे तो क्या आएगी हमारे पास, कोई गैस कर सकता है? जी बिल्कुल, अब हमारे पास आएगा 6। आई होप सो आपका ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो कैसे जो है ना प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट जो है ना इसको ऑपरेटर को हमने यूज़ करना है, तो इससे कैसे इसका आप आगे इस्तेमाल करेंगे, फर्दर आप डिटेल में इसको जो है ना आगे अपने आने वाले कोर्सेज में पढ़ेंगे। काफ़ी मज़े की चीज़, छोटी सी चीज़ है, छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन ये बहुत अहमियत का हामिल है। सही है जी, ओके जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये वही वाला रिपीट हो गया यहाँ पे। मैं देखता हूँ रिपीट हुआ है या वही है। यहाँ पे 5 है, ठीक है, और यहाँ पे सेम ही है आई गेस सो, जी सेम ही है। तो यहाँ पे इसका आंसर 5 ही रहेगा, ठीक है, 6 नहीं होगा। 6 तब होगा जो मैंने आपको बता दिया, अगर ये आई से जो है ना पहले यहाँ पे 2 दफ़ा प्लस आ जाए ना, तो तब 6 होगा। वो हम करके आ रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा जो सवाल वो ये है कि रिमाइंडर ऑपरेटर मॉड्यूलस जिसे कहते हैं हम, इज़ ए एंड डैश ऑपरेटर। बिल्कुल जी, ये कंडीशनल ऑपरेटर भी नहीं है, रेशनल भी नहीं है, रिलेशनल भी नहीं है, लॉजिकल भी नहीं है, बल्कि ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है। अर्थमेटिक का मतलब ये है कि हम इसे हिसाब किताब में यूज़ करते हैं, इसे हम हिसाब किताब के तौर पे यूज़ करते हैं। रिमाइंडर आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, इससे पहले भी हम इसके क्वेश्चन कर चुके हैं। तो रिमाइंडर बेसिकली जब हम डिवीज़न करते हैं ना, तो डिवीज़न के दौरान कंप्लीट होने के बाद जो रिमाइंडर हमें जो मिलता है उससे जो है ना हासिल करने के लिए हम मॉड्यूलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर यूज़ करते हैं। सही है, जिसका नाम दूसरा है मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये भी आपने जहन में रखना है। अच्छा, इसका जो प्रूफ है ना वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। देखें आपके हैंडआउट्स में भी है, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का हेड है ना, तो उसमें आपके नीचे आपके पास यहाँ पे टेबल आपको दिया हुआ था, तो ये टेबल आप देख लें। इसमें मॉड्यूलस ऑपरेटर जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो ये भी अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, द ऑपरेटर प्लस प्लस एंड माइनस माइनस आर यूज टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1। ये हम पहले करके आ रहे हैं। प्लस प्लस और माइनस माइनस यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये इंक्रीमेंट कहते हैं और इसे डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और ये करता क्या है कि इंक्रीमेंट जो है वो बाय 1 से वैल्यू इंक्रीज़ कर देता है, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर बाय 1 से डिक्रीज़ कर देता है वैल्यू, ठीक है, यानी कम कर देता है। प्लस प्लस से इंक्रीमेंट होता है और माइनस माइनस से डिक्रीमेंट होता है बाय 1, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जी, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन 5 + 25 डिवाइडेड बाय 5 × 5। अच्छा, ये बड़ा
ट्रिकी सा है। अब आप इसको यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर जो है उसका बहुत ख्याल रखना है। और आप आई होप सो अब आपको पता चल गया होगा कि जो कौन सी जो ऑपरेटर है उसकी ज़्यादा प्रेसिडेंस है। इस क्वेश्चन में ना हमारे पास 3 ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं। देखें, एक प्लस का है, उसके बाद एक डिवीजन का है, और एक जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है, स्टार, ठीक है। तो अब इसमें जो प्रेसिडेंस है ना इन दोनों की ज़्यादा है। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो कर लेते हैं इसको जी। तो यह आ जाएगा 5 प्लस 25 डिवाइड बाई 5 क्या आएगा, यानी 25 डिवाइडेड बाई 5 है ना, और मल्टीप्लाई बाई 5। तो पहले से इस पार्ट को हम कर लेते हैं। तो 25 डिवाइड बाई 5 करें तो आपके पास 5 आ जाएगा। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे हम, चूँकि प्रेसिडेंस ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की ज़्यादा है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो क्या आएगा, 25, और यहाँ पे आपके पास है 5। तो अब इन दोनों को आखिर में जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अब ये एरे की बात आ गई। अब वो कहते हैं सपोज वी हैव इंट y 10 टू एक्सेस द 4th एलिमेंट ऑफ द एरे वी राइट। अच्छा, जब ये इंट y 10 का मतलब ये है कि आपकी एक एरे है इंटीजर डेटा टाइप की, और उसके अंदर जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो 10 हैं। कितने हैं जी, 10 हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे ना जब ये 10 इंटीजर डेटा टाइप की जो एरे बनेगी ना, तो एरे हमेशा स्टार्ट होती है 0 से, ठीक है। तो यहाँ से यूँ देखें, ये यूँ हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जगह बन गई और ये 0 से स्टार्ट होगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये टोटल 10 एलिमेंट्स आपके बन गए, सही है। अब इसमें आपने 4th एलिमेंट को क्या करना है, एक्सेस करना है। तो उसे कैसे आप करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो 4th कौन सा है, देखें, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। तो जो 4th आपका एलिमेंट है वो इंडेक्स 3 पे पड़ा हुआ है, ठीक है। बेसिकली ये इंडेक्स नंबर है ना, 0 से स्टार्ट होते हैं एरे में, तो वो आप एक्सेस करेंगे y3। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है ना यहाँ पे एक्सेस करते वक्त, तो ये जो 3 है ये इंडेक्स नंबर है, ठीक है। और आप एलिमेंट कौन सा कर रहे हैं एक्सेस, चौथा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ये, ठीक है जी। बस यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि जो एरे होती है ना वो 0 से स्टार्ट होती है, उसकी इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ फाइल ओपन विद डैश इज यूज फॉर इनपुट एंड कैन नॉट बी यूज फॉर आउटपुट। तो इनपुट के लिए ना, सिर्फ इनपुट के लिए, यानी आपने सिर्फ इनपुट करना है, आउटपुट आपने यूज़ नहीं करनी। तो उसके लिए जो है ना IF स्ट्रीम की जो है ना फाइल यूज़ होती है, सही है। IF स्ट्रीम की फ़ाइल आप यूज़ करेंगे, और इसका जो आपके हैंड आउट्स हैं उससे मैं आपको करवा भी देता हूँ। ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कि वी नीड टू हैव अ स्ट्रीम फॉर इनपुट फाइल IF स्ट्रीम इनपुट फाइल स्ट्रीम, ठीक है। तो IF स्ट्रीम फाइल होगी, यहाँ पे नीचे आपको दिया भी हुआ है कि ऑब्जेक्ट फॉर रीडिंग फ्रॉम अ फाइल ओनली, सही है। तो इसमें सिर्फ आप इनपुट कर सकते हैं, जो आउटपुट है वो यहाँ पे नहीं आएगी। ओके जी, नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो है जी, डैश रिटर्न्स ट्रू इफ C इज़ अ लेटर एंड फॉल्स अदरवाइज। ओके, तो लेटर जो है ना, लेटर के लिए जो यूज़ होती है ना, जो यहाँ पे बेसिकली ये फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस हैं आपके आपकी एक फ़ाइल होती है ctype.h, ठीक है, ctype.h, ये आपकी फ़ाइल एक होती है, सही है, ctype.h। तो इस फाइल के ये फंक्शंस हैं, और आपकी हैंडआउट्स में काफ़ी मौजूद हैं, आप इनको देख लीजिएगा थॉरली। लेकिन यहाँ पे जो लेटर से रेलिवेंट है ना वो है इज़ अल्फ़ा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यानी जब भी लेटर होगा ना, आप जो पैरामीटर भिजवा रहे हैं यहाँ पे इंट C, ये जो पैरामीटर भिजवा रहे हैं, अगर ये लेटर होगा सॉरी, अगर C की जगह आप लेटर लिखेंगे ना, तो ये जो है क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ये मैं आपको आपके हैंड आउट से करवा भी देता हूँ, ये मैंने आपको हाईलाइट करके दिया हुआ है, इसको देख लें कि int is alpha int C returns true if C is a letter and false otherwise।
ओके जी, ये आ गया फाइल से रेलिवेंट आ गई है कि वी कैन रीड राइट एंड मैनिपुलेट द सेम फाइल यूजिंग व्हाट फाइल। तो वो फाइल आपकी है fstream.h है, सही है। यानी रीड के लिए आप यूज़ करते हैं ifstream, ठीक है। राइट यानी आउटपुट के लिए आप यूज़ करते हैं ofstream। लेकिन अगर आप दोनों काम करना चाह रहे हैं ना, तो फिर आपको fstream.h की फाइल काफ़ी है। ये आप अपने हैंडआउट से देख लें, वी कैन रीड राइट एंड मैनिपुलेट द सेम फाइल यूजिंग fstream। और इसी से पहले भी ऊपर हम करके आ रहे हैं ifstream और ofstream के बारे में, इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम के बारे में। अच्छा, नेक्स्ट है जी आपके पास यहाँ पे स्टार डेटा मीन्स। स्टार जब आ जाए ना किसी वेरिएबल के नेम से पीछे, तो वो वेरिएबल जो है प्रोबेबली होता है आपका पॉइंटर वेरिएबल। और पॉइंटर वेरिएबल जो होता है वो किसी मेमोरी पे पॉइंट कर रहा होता है। तो स्टार डेटा किसी उस पॉइंटर वेरिएबल से पहले जब हम स्टार लगाते हैं ना, तो हम कहते हैं कि उस जगह पे जहाँ पे ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, जो कुछ भी पड़ा है, जो वैल्यू भी पड़ी है, वो हमें दे दें, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टार डेटा का मतलब है द वैल्यू वट एवर द डेटा पॉइंट्स टू रिटर्न इट टू अस। ओके, तो ये बेसिकली डी रेफरेंसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसके लिए वर्ड यूज होता है डी रेफरेंसिंग। चलिए आइए इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया व्यू कॉन्सेप्ट्स के नाम से, ये वेरिएबल है, ठीक है। और इसमें मैंने 786 एक नंबर रख दिया है। और अब मैं यहाँ पे वही इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल एक बना रहा हूँ जिसका मैंने नाम रखा है डेटा। समझ रहे हैं बात आप मेरी? और उसे मैंने पॉइंटर में हम वैल्यू कभी नहीं डालते, हम एड्रेस डालते हैं। तो मैं यहाँ पे व्यू कॉन्सेप्ट का जो एड्रेस है ना, वो भिजवा रहा हूँ। ये देखिए रेफरेंस मैंने यूज़ किया है कि ये आप एड्रेस ले ले जहाँ पे व्यू कॉन्सेप्ट का जो वेरिएबल है ना, उसमें 786 वैल्यू पड़ी हुई है, वो जहाँ पे है। अब मैंने ये एड्रेस भिजवा दिया डेटा को, ठीक है। अब मैं अगर सी आउट कराऊँ डेटा को, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? ठीक है, डेटा में व्यू कॉन्सेप्ट्स जहाँ पे के अंदर 786 पड़ा है ना, तो अब ये डेटा वहाँ पॉइंट कर रहा है जहाँ पे व्यू कॉन्सेप्ट सेव हुआ पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको चलाता हूँ तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? आप गैस कर सकते हैं? ये मुझे 786 रिटर्न करेगा या कुछ और? ये देखें, इसने मुझे एड्रेस रिटर्न कर दिया। क्या रिटर्न किया? एड्रेस, ठीक है। तो ये मुझे एड्रेस रिटर्न कर रहा है। तो बेसिकली जो हमने अभी पढ़ा ना, तो उसमें ये था कि अगर हम इससे पहले यहाँ पे स्टार लगा दें तो इसका मतलब होगा वट एवर द वैल्यू एट दैट प्लेस, यानी वो जो एड्रेस आपने दिखाया है या जो एड्रेस आपके पास है, उसमें जो भी वैल्यू पड़ी है वो मुझे दे दो। अब देखें हमें वो वैल्यू, ये अब हम रन करते हैं तो हमें वो वैल्यू देगा। तो ये हम इसे रन कर देते हैं। यहाँ से मैंने शॉर्टकट की रखी हुई है इसकी। तो ये रन हो गया हमारा प्रोग्राम। और अब ये हमें जो 786 हमने व्यू कॉन्सेप्ट्स में रखा था ना वेरिएबल में, ये हमें वही रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली वो समझा रहा था। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की भी काफ़ी ज़रूरत है, काफ़ी मेहनत लगती है ये वीडियो बनाते वक्त। ओके, नेक्स्ट है जी आपका कि डैश अलाउ अस टू हैव अ मेमोरी लोकेशन एंड यूज़ इट एज इंट और चार इंटरचेंजेबली। यानी इंट के ज़रिए भी हम यूज़ करें उसे या चार के ज़रिए भी, लेकिन वो हमें उसी मेमोरी लोकेशन को जो है ना एक्सेस करना अलाउ करें। तो ये हम होता है यूनियंस में ऐसा, ठीक है। इसको आपने देख लेना है अपने हैंड आउट से, मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। यूनियंस कैट में लिखा हुआ है वी हैव बीन यूजिंग इंट एंड चार इंटरचेंजेबली इन अवर प्रोग्राम्स, ठीक है। तो इसमें होता ये है कि आप जो है क्या करते हैं, यूनियन को जो सी और सी प्लस प्लस में जो कंसेप्ट यूनियन का वो ये है कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक मेमोरी है, ठीक है। वी हैव समथिंग इन द मेमोरी, हमारी मेमोरी में कुछ पड़ा हुआ है। एंड इज़ देयर ओनली वन वे टू एक्सेस दैट मेमोरी लोकेशन। और हम उस मेमोरी लोकेशन को एक ही तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। और देयर आर अदर वेज टू एक्सेस, या उसके अलावा भी कोई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो हम कभी उसे एक्सेस करने के लिए इंट यूज़ कर रहे होते हैं, कभी चार यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये दोनों का में से कोई एक यूज़ करें और हम उस जगह पे पहुंच जाएं, तो बेसिकली ये काम जो है यूनियन के ज़रिए पॉसिबल बनाते हैं। और यूनियन के ज़रिए ये पॉसिबल है, सही है जी। इसकी आपने जो सेंटेक्स है और जो डिटेल है वो आपने देख लेनी है, सही है। नेक्स्ट है जी टू एक्सेस द डेटा मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर। डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए ना आपने बात याद रखनी है, आगे क्लासेस भी आप पढ़ेंगे तो जो डॉट ऑपरेटर है वो यूज़ होता है, ठीक है। डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर यूज होते हैं। आगे है जी स्ट्रक्चर्स आर सिंटैक्टिकली डिफाइंड विद द वर्ड स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट का जो वर्ड है ना वो यूज होता है
मैं आपको दिखा भी देता हूँ आपके हैंडआउट से कि स्ट्रक्चर्स आर सिंटैक्टिकली डिफाइंड विद द वर्ड स्ट्रक्ट। ओके जी, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ओके तो व्हेन accessing a structure member, the identifier to the left of the dot operator is the name of structure variable। ठीक है, स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल होता है उसके जो मेंबर्स होते हैं ना, उसे हम डॉट ऑपरेटर के जरिए एक्सेस करते हैं, और डॉट के लेफ्ट साइड पे स्ट्रक्चर का वेरिएबल होता है और राइट साइड पे जो है ना वो मेंबर्स होते हैं। सही है, तो ये आपने याद रखना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ आपके हैंडआउट से कि जब हम सिंपल वेरिएबल को एक्सेस कर रहे होते हैं तो हम डॉट ऑपरेटर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल होता है जिसे आप डॉट ऑपरेटर के ज़रिए उसके जो मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट है जी, द इंक्रीमेंट ऑफ अ पॉइंटर डिपेंड्स ऑन इट्स डेटा टाइप, कि वो किस डेटा टाइप का पॉइंटर है। ठीक है, तो इस बेस पे उसके इंक्रीमेंट जो है ना डिपेंड कर रहा होता है। सही है, ये मैंने आपको हाईलाइट भी कर दिया हुआ है। आपको समझाने के लिए मैं यूँ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक पॉइंटर है इंटीजर डेटा टाइप का, तो अगर इंटीजर डेटा टाइप जो है वो 4 बाइट्स जो है ना होल्ड करता है एक मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट करने के लिए, तो जब हम उसमें इंक्रीमेंट करेंगे तो हम प्लस करेंगे उसमें 4 अगली मेमोरी लोकेशन के लिए में जाने के लिए। ठीक है, इसी तरह अगर आपका एक पॉइंटर है फॉर एग्जांपल वो है आपका 4 टाइप का, करैक्टर टाइप का, और वो फॉर एग्जांपल 1 बाइट जो है ना वो होल्ड करता है, तो जब हमने अगले करैक्टर पे जाना होगा तो हम फिर उस पॉइंटर में सिर्फ 1 प्लस कर रहे होंगे। सही है, तो ये चीज़ है। तो ये इंक्रीमेंट डिपेंड करती है डेटा टाइप, कि आपका पॉइंटर किस डेटा टाइप का है। तो जिस डेटा टाइप का पॉइंटर होगा तो उसकी जो बेस जो उसकी जितनी जो मेमोरी एक्सेस करने की जो उसकी बेस होती है ना, यानी कितने बाइट्स वो जो है ना मेमोरी एक्सेस करने के लिए, या यूँ समझे मेमोरी रिजर्व करने के लिए उसे चाहिए होते हैं, तो उस बेस से हमने उसको इंक्रीमेंट करना होता है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा कि व्हेन एन आइडेंटिफायर इज डिक्लेयर्ड विद कीवर्ड कॉन्स्ट देन। आइडेंटिफायर आप कहते हैं, किसे कहते हैं आइडेंटिफायर? आपके जहन में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आइडेंटिफायर क्या होता है। जब हम डिक्लेरेशन करते हैं ना, कोई वेरिएबल बनाते हैं, तो वेरिएबल का जो नाम होता है उसे आइडेंटिफायर कहते हैं। अगर उससे पहले हम कॉन्स्ट लगा दें तो क्या होगा? तो उससे ये होता है कि उसकी वैल्यू जो है ना वो इट्स कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, ये आप याद रखना, कॉन्स्ट का जो कीवर्ड है उसका ये असर पड़ता है उस आइडेंटिफायर पे। चलें हम चलते हैं डेफ C++ में, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्स्ट। मैं यहाँ पे अब मिटा रहा हूँ पहले। ठीक है, ये देखें, अब पहले मैं कहता हूँ इंट वैल्यू, ये एक वेरिएबल है, आइडेंटिफायर है, उसके नेम से पहले मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ और इसकी वैल्यू 5 है। अब मैं इसमें वैल्यू करता हूँ प्लस प्लस। प्लस प्लस का मतलब पता है ना आपको, एक इसमें मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो मैं इस कोड को कंपाइल करता हूँ, तो जब मैं इसे कंपाइल करूँगा ना इस कोड को, तो कोई एरर नहीं आएगा। सिर्फ मैं अभी आपको समझाने की गर्ज से इसको सिर्फ कंपाइल कर रहा हूँ। आउटपुट में हमने चूँकि कुछ मांगा नहीं है तो हमें आउटपुट वो देगा नहीं। सही है, तो यहाँ तक तो एक कोड हमारा चल गया, कोई एरर नहीं आया। लेकिन अगर मैं यहीं पे यहाँ पे इसके पीछे यहाँ पे कॉन्स्ट का जो है ना कीवर्ड लगा दूँ और अब मैं इसे कंपाइल करूँ ना, तो ये मुझे एरर देगा। और एरर क्या देगा अगर आप गौर से पढ़ रहे हैं, कि इंक्रीमेंट ऑफ रीड ऑनली वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, ये जो वैल्यू जो वेरिएबल है ये हमारा रीड ऑनली है। रीड ऑनली क्यों हो गया? क्योंकि ये पहले हमने इससे कॉन्स्ट लगा दिया, तो अब इसकी वैल्यू जो है ना वो चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ गया आपका स्टार डेटा मीन्स। ठीक है, द वैल्यू ऑफ वट एवर द डेटा पॉइंट्स टू, ये वही है, रिपीट हो गया, आप इसको देख लें। आगे है इफ़ अ फाइल इज ओपन विद iOS कॉलन आउट मोड देन। तो iOS रेजोल्यूशन ऑपरेटर आउट मोड जब हम यूज़ करेंगे ना, तो इससे क्या होता है, जो न्यू फाइल है वो क्रिएट हो जाती है। सही है, ये आपको पता होना चाहिए, आपके हैंडआउट्स में भी है कि इफ़ अ फाइल इज ओपन विद iOS रेजोल्यूशन ऑपरेटर आउट मोड, यानी डबल कॉलन जो है रेजोल्यूशन ऑपरेटर से कहते हैं, अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड। ठीक है, तो एक नई फाइल जो है ना वो आपकी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। ओके हो गया जी यहाँ तक? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट एरे। एरे के बारे में आप पढ़ के आ रहे होंगे, चले हम ज़रा इसको सारे ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं और ज़रा एरे का कंसेप्ट भी समझ लेते हैं। सबसे पहला है कि एरे इज़ नॉट यूज टू स्टोर एलिमेंट्स। बिल्कुल ये रॉन्ग है, एरे में हम एलिमेंट्स जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं। सही है, उसके बाद है एलिमेंट्स इन एन एरे कैन नॉट बी सॉर्टेड।
यानी उन्हें हम तरतीब नहीं दे सकते अगर हमने उसे एक दफ़ा क्या कर लिया, एलिमेंट्स को स्टोर कर दिया, तो ये भी गलत है। हम जो एरे ऐसे हैं उन्हें हम उसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कैन बी स्टोर्ड इन एरे। ये इन्होंने यहाँ पे ठीक किया हुआ है, लेकिन ये रॉन्ग है। जब आप एक एरे बनाते हैं ना, तो उसकी जो टाइप होती है वो हमेशा एक ही होती है, ठीक है। तो उसमें आप एक ही टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्टोर कर सकते हैं, ये आपने हमेशा याद रखना है। आप जब एक एरे बनाते हैं, जैसे आप पढ़ के आ रहे होंगे, फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं इंट, एरे का नेम में लिख देता हूँ ARR, ठीक है, और आप कहते हैं मुझे इसमें 10 जो है ना वो चाहिए। तो ये आपने क्या कर दिया, ये आपने एक एरे बना दी ना, ठीक है, इंट एर 10। तो ये आपने इंटीजर डेटा टाइप की एक एरे बनाई है जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, सही है। तो अब डेटा टाइप जो है इन तमाम एलिमेंट्स की क्या है, सेम है, यानी ये इंटीजर डेटा टाइप ही होगी सबकी। अब इसमें मैं स्ट्रिंग डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप या फ्लोट या डबल कोई भी डेटा टाइप इसमें यूज़ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इंटीजर ही यूज़ कर पाऊँगा। ओके जी, आगे कहता है जी फॉलोइंग इज एन एरे ऑफ डैश रोज एंड डैश कॉलम्स। तो जब हम ऐसे लिख रहे होते हैं ना किसी 2 डायमेंशनल एरे को, तो 2 डायमेंशनल एरे जो है बेसिकली आप यूँ समझिए टेबल बन जाता है, सही है। तो इसमें जो पहले जो नंबर होगा ना, जो आपका यहाँ पे 3 है, तो वो बेसिकली आपकी नंबर ऑफ रोज़ को बता रहा होगा कि कितनी रोज़ है। तो यहाँ पे कितनी रोज़ है, 3 हैं। ये देखिए ना, पहले 3 लिखा हुआ है, बाद में क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस टेबल में 4 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं। तो ये आपकी क्या है, 2 डायमेंशनल एरे बन गई। नेक्स्ट है जी वी कैन रीड, राइट और मैनिपुलेट द सेम फाइल यूजिंग, जी मैं पहले करवा चुका हूँ, fstream.h, ठीक है। इनपुट के लिए यानी रीड के लिए अगर इन्हें आपने करना है तो यूज़ होती है ifstream, और राइट आउटपुट के लिए यूज़ होती है ofstream, और दोनों को अगर आपने करना है तो होती है fstream.h। ओके, नेक्स्ट है हमारा जी EOF इज़ यूज टू चेक फॉर द डैश ऑफ फाइल व्हेन अ फाइल इज़ बीइंग रीड। जब हम एक फ़ाइल को पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ते पढ़ते हम एक वक्त तो आता है ना कि फ़ाइल ख़त्म हो जाती है, तो हम यहाँ पे C++C या C++ में कैसे हम उस चीज़ को चेक कर पाते हैं। बेसिकली हम एंड ऑफ फाइल जो है ना, यहाँ पे फंक्शन जो है उसको यूज़ करते हैं। तो EOF जो है उसे हम एंड ऑफ फाइल के लिए यूज़ करते हैं, ताकि पढ़ते पढ़ते हमें पता चले कि अब ये यहाँ तक फ़ाइल कंप्लीट हो चुकी है और अब फाइल ख़त्म हो गई है, सही है। तो EOF से बनता है एंड ऑफ फाइल। ओके जी, नेक्स्ट है द पैरामीटर पास टू इस डिजिट फंक्शन। इस डिजिट फंक्शन में ना हम जो है क्या एक सिंपल कैरेक्टर वेरिएबल भेज रहे होते हैं, सही है। और ये इसका जो ऑप्शन है कैरेक्टर बिल्कुल ठीक है। मैं आपको यहाँ से आपके हैंडआउट से भी दिखा देता हूँ। इंट इस डिजिट इंट सी टेक्स अ सिंपल कैरेक्टर एज इट्स आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स, सही है। ये इसमें सिर्फ जो जाएगा ना एज ए पैरामीटर, वो आपका कैरेक्टर जा रहा होता है। अच्छा, तो व्हाट विल बी द करेक्ट सिंटैक्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, PTR इज अ कांस्टेंट पॉइंटर टू एन इंटीजर। अच्छा, इसको जो है ना आपने राइट हैंड साइड से आपने पढ़ते हुए जो है ना लिखना है इसको, सही है। यानी यहाँ से इस जगह से आपने इसको पढ़ते हुए यहाँ से पढ़ते हुए आपने इसको राइट करना होता है, जैसे कि सर ने बताया था। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इंटीजर है तो हम लिख देंगे INT, इंटीजर, डेटा टाइप इंटीजर, पता चल गई। कांस्टेंट पॉइंटर, कांस्टेंट पॉइंटर के लिए हम क्या लगेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे पहले स्टार लगा देंगे। तो इसका मतलब हो गया कि ये कांस्टेंट पॉइंटर है PTR, तो उसका नाम क्या है PTR, तो ये आ गया PTR, ठीक है। तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ये वाला है। और इसको हम पढ़ते ऐसे हैं कि यहाँ से अब राइट से जब हम इसको पढ़ेंगे ना तब भी राइट से पढ़ेंगे, तो हम लिखेंगे PTR इज़ अ कॉन्स्ट पॉइंटर टू एन इंटीजर, सही है। PTR इज़ अ कॉन्स्ट पॉइंटर टू एन इंटीजर। ये मैं आपको यहाँ से आपके हैंडआउट से आपको दिखा भी देता हूँ, आप इसको देख लें, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। इसमें जो आपको जो मकसद का पार्ट है वो सिर्फ ये वाला है, यहाँ पे माई PTR है और वहाँ पे PTR है, सही है। तो ये सिर्फ आपने देख लेना है। इसका मकसद क्या होता है, आपके जहन में सवाल आ रहा होगा क्यों करते हैं। देखें, जब हम कॉन्स्ट पॉइंटर
सॉरी कॉन्स्ट वेरिएबल जब डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो उसके लिए ये शर्त होती है कि उसको उसी वक्त इनिशियलाइज भी किया जाए, यानी जब हम उसे डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू भी उसी वक्त बता दी जाए, ताकि बाद में जो है फिर उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो यही सीन यहाँ पे पॉइंटर का भी है कि जब हम पॉइंटर की को जब उसको जो कॉन्स्ट पॉइंटर जब डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम उसको रेफरेंस भी कोई दे रहे होते हैं, ताकि वो एड्रेस उसके अंदर सेव हो जाए और दोबारा जो है ना उसको कोई चेंज नहीं कर सके। ओके नेक्स्ट है जी, डैश आर कन्वेंशनल नेम्स ऑफ द कमांड लाइन पैरामीटर्स ऑफ द मेन फंक्शन। तो ये है जी argc और argv, ये दो जो होते हैं ना ये इनके जो हैं कन्वेंशनल नेम्स हैं आपके कमांड लाइन पैरामीटर्स के, ठीक है, फॉर द फंक्शन, फॉर द मेन फंक्शन, ठीक है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ आपके हैंड आउट से। argc और argv जो है वो आपके ये जो दो आर्गूमेंट्स हैं आपके कन्वेंशनल नेम्स हैं। ओके यानी अगर आप इंट मेन में कुछ लिखी भी ना मेन फंक्शन में, जैसे आप खाली छोड़ देते हैं वाइड मेन लिख के खाली हम छोड़े हुए होते हैं ना, तो वो काम कर रहा होता है। लेकिन हम अगर इसको यहाँ पे लिख भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बेसिकली क्या है, कन्वेंशनल नेम्स हैं आपके कमांड लाइन पैरामीटर्स के, सही है, ये आपने याद रखना है जी। नेक्स्ट है आपका इन वाइल लूप द कंडीशन इज चेक्ड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, ठीक है। तो इसमें आएगा बिफोर, पहले कंडीशन चेक होती है। ये वाइल लूप की मैं आपको बात बता रहा हूँ। वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होगी, उसके बाद जो है ना आपका जो लूप होता है वो एग्जीक्यूट होता है, सही है। जब दूसरी दफ़ा एग्जीक्यूशन आएगी जिसको आइट्रेशन कहते हैं, तो फिर पहले कंडीशन चेक होगी उसके बाद एग्जीक्यूशन होगी। तो कंडीशन पहले चेक होगी वाइल लूप में और एग्जीक्यूशन बाद में होगी, सही है, ये आपने याद रखना है। ओके नेक्स्ट है जी, द मोस्ट सूटेबल डेटा टाइप फॉर नंबर 325.25। तो आप डेसिमल के पॉइंट के बाद भी आप जो .25 है उसको भी सेव करना चाह रहे हैं ना, तो फिर आप फ्लोट डेटा टाइप है उसे आप यूज़ करेंगे। इंटीजर जो आप डेटा टाइप यूज़ करेंगे ना तो उसमें सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा 3 to 5, ठीक है, डॉट के बाद वाला पॉइंट नहीं आएगा। तो फ्लोट जो है वो यहाँ पे सूटेबल है, ठीक है। और जो 4 है यानी करेक्टर जो डेटा टाइप है उसमें सिर्फ आप ABC के जो लेटर एक लेटर होता है सिर्फ वही सेव कर सकते हैं। ओके जी नेक्स्ट, अच्छा इन C और C++ वेरिएबल्स नेम कैन स्टार्ट विद द सिंबल। तो कौन से सिंबल से नाम शुरू हो सकता है किसी भी वेरिएबल का, तो वो सिंबल है जी आपका, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अंडरस्कोर, ठीक है जी। ये अंडरस्कोर जो साइन है ना, ये जो अंडरस्कोर का जो सिंबल है ये यूज़ कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन आपके हैंडआउट्स में भी है और सर ने भी यही बताया है कि अगर ना करें तो ये बेस्ट है, ठीक है, लेकिन कर सकते हैं। यहाँ पे कैन का लफ्ज़ यूज़ हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि कर सकते हैं, सही है। ओके नेक्स्ट है जी, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द एरे। ये हम पहले कर चुके हैं, हमारा सबसे पहला या दूसरा जो क्वेश्चन था वो यही था, रिपीट हो गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपको पता ही है, ठीक है जी, विच इज़ 6। ओके नेक्स्ट है जी आपका डैश स्टॉप्स एग्जीक्यूशन एट द लाइन दैट कंटेन्स एरर इन द कोड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो है आपका इंटरप्टर। इंटरप्टर क्या कर रहा होता है, बेसिकली इंटरप्टर जो है आपका लाइन बाय लाइन जो है ना आपकी जो प्रोग्राम होता है उसे ट्रांसलेट कर रहा होता है और उसे चेक कर रहा होता है। इसका बेनिफिट एक ये है कि द बेनिफिट ऑफ इट इज़ दैट वी गेट द एरर्स एज वी गो अलॉन्ग एंड इट इज़ वेरी इजी टू करेक्ट द एरर्स। यानी जैसे ही एरर आएगा ना तो उसी लाइन पे जो है ना प्रोग्राम इंटरप्टर जो है वो आपका रुक जाएगा और वो आपको बताएगा जी यहाँ पे आपकी गलती है, सही है। तो उसको ठीक करेंगे तो आप आगे जाएंगे, और जब तक सारी गलतियाँ आप ठीक नहीं कर देंगे आपका प्रोग्राम पूरे के पूरा जो है वो क्या नहीं होगा, इंटरप्टर उसे कंपाइल नहीं करेगा, यूँ करें यूँ समझे ट्रांसलेट नहीं करेगा, सही है। तो इंटरप्टर जो है ना यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन जो है ना वो क्या कर रहा होता है, चेकिंग कर रहा होता है, सही है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट और जो यहाँ पे जो बाकी चीज़ें हैं ना वो भी आपने पढ़ लेनी, लेकिन इंटरप्टर का जो ताल्लुक है वो यहाँ पे कंपाइलर के साथ है। कंपाइलर ऐसा नहीं करता, कंपाइलर जो है ना बेसिकली वो सारी जो लाइंस होती हैं उनको क्या कर देता है, एक ही दफ़ा में कंपाइल करके चेक करके वो जो है ना प्रोग्राम को रन कर देता है, और वो एट दी एंड जो है ना आपको बताता है कि आपके प्रोग्राम में इस जगह पे गलती है, इस जगह पे गलती है, इस जगह पे गलती है, इस लाइन में गलती है, इस लाइन में गलती है, इस लाइन में गलती है, ठीक है। तो ये कंपाइलर का है। तो इंटरप्टर ज़रा स्लो होते हैं क्योंकि वो गलती निकालते रहते हैं, रुकते जाते हैं, पूरा कंपाइल नहीं करते प्रोग्राम को जब तक जो है
या यूँ समझें कि एक गलती निकाल रहे होते हैं, सारी गलतियाँ इकट्ठी निकालते हैं। तो कंपाइलर की ये क्वालिटी को एक तो एफिशिएंट है और वो सारी गलतियाँ आपको एकदम से निकाल के आपके सामने रखता है कि ये लो भाई, ये सारी गलतियाँ आपकी, इसको ठीक कर लो, ठीक है। और प्रोग्राम भी जो है ना वो जल्दी से एफिशिएंटली उसको एग्जीक्यूट कर देता है, या यूँ समझे कि उसको ट्रांसलेट कर देता है। ओके जी, नेक्स्ट है करेक्टिंग द एरर्स फ्रॉम अ प्रोग्राम इज टर्म्ड एज। जब प्रोग्राम से एरर जो है करेक्ट किए जा रहे होते हैं तो उसके जो लिए जो टर्म यूज़ होती है उसको कहते हैं डिबगिंग, ठीक है। और वो कौन सा जो पार्ट है, वो कौन सा प्रोग्राम है जो ये काम करता है, उसको कहते हैं डिबगर, ठीक है। तो डिबगर इज यूज टू डिबग द प्रोग्राम टू करेक्ट द लॉजिकल एरर्स। ओके हो गया जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द फॉलोइंग एरे। तो इंट एर जो है इसका आइडेंटिफायर नेम है, ठीक है, इस एरे का। और 29 जो है वो इसका साइज़ है। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है ना, जब आप डिक्लेरेशन कर रहे होते हैं ना इसकी एरे की, तो जो ब्रैकेट के अंदर जो आप लिखते हैं वो बेसिकली उसका साइज़ होता है, सही है। मैं आपको करके बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट माई एरे और मैं ब्रैकेट में लिख दूँ 30, तो इसका साइज़ क्या होगा, इसका साइज़ 30 होगा, सही है। यही चीज़ मैं आपको यहाँ समझा रहा था। ओके जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। सेकंड लास्ट हमारा आज की प्रिपरेशन का क्वेश्चन है, वो है इन स्विच स्टेटमेंट देयर कैन बी डैश डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट्स। ओके जी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1। जो स्विच स्टेटमेंट्स होती हैं ना, उसमें जो आपके केसेस होते हैं, मुख्तलिफ केसेस आप डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन तमाम केसेस से हट के अगर कोई केस आ जाए तो उसके लिए आप डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं, सही है। और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हमेशा एक होती है। ओके, आपको मैं करवा भी देता हूँ। यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपके पास यहाँ पे एक वेरिएबल है माई वैल्यू, सही है। और इसमें आपने इसको सेव कर दिया और यहाँ पे आप CIN यानी आप यूज़र से इनपुट लेते हैं और यूज़र को कहते हैं कि आप इंटर करें कुछ भी, और वो माई वैल्यू में इंटर करेगा यहाँ पे। आई होप सो आपको कोड समझ आ रहा होगा। अब हम यूज़ करते हैं यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। स्विच में मैं कहता हूँ कि माई वैल्यू, यानी माई वैल्यू के अंदर जो भी वैल्यू आएगी ना, तो उसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अगर केस 1 आए, केस 1 आए तो आप सी आउट कर दें कि ये लिखा हुआ है 1, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ केस 2 आए तो आप सी आउट कर दें 2। और अब मैं सारे तो नहीं इंटर कर रहा, तो अगर इससे कोई ऊपर की कोई ना वैल्यू अगर इंटर करता है यूज़र, तो मैं कहता हूँ जी, तो मैं कहता हूँ डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे सी आउट कराता हूँ ग्रेटर देन 2 और लेसर देन 1, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब जब भी कोई माई वैल्यू में इंटर करेगा कोई भी वैल्यू, तो वो हमारे पास यहाँ प्रिंट होके आ जाएगा, या 1 है या 2 है या ग्रेटर देन 2 और लेसर देन 1 है। यहाँ पे आपकी नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे हर स्टेट केस के बाद ना आपको ब्रेक देना होता है, सही है। ब्रेक की जो है ना आपने ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी होती है, ताकि आपकी जो अगर यहाँ पे अगर किसी ने 1 इंटर किया है तो 1 आ गया, तो ब्रेक होके आपका जो ये जो स्विच स्टेटमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी और आंसर आपका प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको रन करते हैं इस प्रोग्राम को। आप भी कह रहे होंगे कि सर किन चक्कर में पड़ गए, एक MCQs है, लेकिन ये है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और के कंसेप्ट क्लियर करना जो है ना वो मेरी जिम्मेदारी है, और मेरी कोशिश यही है कि आपके जो सारे कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो। तो यहाँ पे हमारा कोड रन हो गया। मैं यहाँ पे 11 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 2 होगा ना, तो या लेसर देन 1 होगा, तो मैं जब इंटर करूँगा तो वो हमें प्रिंट कर देगा, सही है। उसी में से स्विच स्टेटमेंट से को यूज़ करते हुए हम जो एग्जैक्ट जो हमारा जो 11 के लिए जो भी बनता है वो सामने आ जाएगा, सही है जी। ओके जी, नेक्स्ट हम यहाँ पे थे, यहाँ पे अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं जी। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हमेशा एक यूज़ होती है, आपने याद रखना है। आखिरी जो है ना आपका, ये आपने देख लेना है, इसको मैं आपको करा भी देता हूँ। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। अगर इंट वैल्यू 1 है यहाँ पे,
ठीक है। और स्विच में हम लिखते हैं वैल्यू प्लस वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 + 1 क्या आएगा 2 आएगा ना। तो यहाँ पे केस 2 जो है, यहाँ पे चूँकि नीचे मुझे मालूम नहीं है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कोड में, क्योंकि यहाँ पे आप देखें ये स्क्रॉल हो सकता है। तो यहाँ पे केस 2 में जो भी चीज़ होगी ना वो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चूँकि जो पंजाब है वो केस 1 में आ रहा है ना, यहाँ पे देखें तो पंजाब इसका ऑप्शन नहीं है करेक्ट। तो केस 2 में जो भी होगा ना ऑप्शन वो करेक्ट होगा। तो वो लाहौर भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है, सही है। और सिंटैक्स एरर आई होप सो नहीं होगा। पूरा कोड यहाँ नीचे हमारे पास मौजूद नहीं है, इसीलिए आई कांट गेस के आगे क्या होगा। तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जो केस 2 के नीचे जो भी लिखा होगा ना वही आंसर आएगा। और जो काम की बात है वो यहाँ पे देखने वाली ये है कि देखें केस 1 जैसे हमने अभी किया था ना, तो केस 1 के बाद यहाँ पे नीचे जो है आप अगर गौर करें तो ये देखें ब्रेक लगी हुई है, ठीक है। तो ब्रेक हर केस के नीचे होनी चाहिए। तो ये थी जी हमारी आज की CS 201 की मिड टर्म प्रिपरेशन। अगर आपको पसंद नहीं है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और व्यू कॉन्सेप्ट्स को याद रखिएगा। इसके अलावा कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम ज़रूर आपको आप जवाब देंगे। और हमें ऐसा लगता है कि जब आपके कमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी वीडियो में इसी तरह की किसी मिड टर्म प्रिपरेशन में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर कोई आप मिड टर्म प्रिपरेशन चाहते हैं कि हम उसकी बनाएं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उसकी भी एक वीडियो बना दें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।